हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट है। जो हमने टेलीग्राम पे एमसीक्यूज़ किए थे उनमें हमने देखा कि जो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है इनके रॉन्ग आंसर्स मार्क किए हुए। तो आई थॉट दैट द कंसेप्ट इज़ नॉट देयर बिहाइंड दिस टॉपिक, योर कंसेप्ट इज़ नॉट सो फर्म, सो आई थॉट कि मैं इस टॉपिक को आज वीडियो के लिए लेती हूँ. So let's start without the further delay. Okay, so first of all, before discussing male pseudo hermaphrodite, you should know what is a hermaphrodite. All those who are new on this channel, for them let's revise it again. hermaphrodite का मतलब होता है, hermaphrodite और intersex का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों की करेक्टर्स प्रेजेंट होना. ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के करेक्टर्स जब प्रेजेंट होते हैं तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं. ट्रू हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? ट्रू हर्माफ्रोडाइट होता है गोनाड्स में ओवेरियन टिश्यू भी है और टेस्टिकुलर टिश्यू भी है. हिस्टोपैथ पे हमने देखा कि गोनाड्स में ओवेरियन टिश्यू भी है और टेस्टिकुलर टिश्यू भी है गोनाड्स में. सो दैट इज दैट एट दैट टाइम व्हेन वी विल फाइंड कि उस पर्सन के गोनाड में ओवेरियन टिश्यू भी है और टेस्टिकुलर टिश्यू भी है, उसको हम ट्रू हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे. दीज ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स आर वेरी रेयर, बट स्टिल द कंसेप्ट बिहाइंड द ट्रू हर्माफ्रोडाइट is this. इससे rarely question आता है. Only once question has come and that question was which is the most common karyotype of true hermaphrodite. Now don't थिंक कि ओवेरियन और गोनाडल ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यूज़ हैं तो कैरियोटाइप भी दोनों ही होंगे, XX और XY दोनों ही होंगे. ठीक है, डोंट थिंक दैट कि दोनों तरह के जो है वो होंगे. इट विल बी ओनली सो द मोस्ट कॉमन कैरियोटाइप इज येस इट इज 46XX. Okay, so the most common karyotype of true hermaphrodite is 46XX. Okay, now let's see what is pseudo hermaphrodite. Okay, pseudo hermaphrodite का मतलब है, pseudo और false hermaphrodite क्या होते हैं कि उनके जो gonadal tissue है वो एक ही तरह का, either it is ovary और testicular, but still they are having features of both. And their genotype and phenotype are not matching. What is genotype? XX or XY is the genotype. ठीक है, and what is phenotype? Phenotype is means the external genitalia. Okay, what we think normally that if it is if a person is having, if the person is having XX genotype, if a person is having XX genotype, then the genitalia will be female. If instead of female genitalia there is male external genitalia, then that is a case of pseudo hermaphrodite. ओके, सूडो हर्माफ्रोडाइट में जीनोटाइप मतलब उनके XX XY क्रोमोसोम और फिनोटाइप दोनों मैच नहीं करते. हम समझते हैं कि अगर XX जीनोटाइप होगा तो जेनिटेलिया फीमेल होगा, पर सूडो हर्माफ्रोडाइट में ये मैच नहीं करेगा. ठीक है, XX जीनोटाइप में फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ना होके मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा. ये कैसे होता है, क्या होता है, ये तो हमने आगे समझना ही है. ठीक है, और अगर XY जीनोटाइप है, ठीक है, ये हेयर वाइज वर्सा इज ऑल्सो रिटन, इट मीन्स अगर XY जीनोटाइप है और उसका क्या होना चाहिए, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होना चाहिए. मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया ना होके XY जीनोटाइप में फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा. अगेन इट इज अ सूडो हर्माफ्रोडाइट. कैसे है, क्या हुआ, ये सब हो गया. लेट्स स्टडी इट. ओके, नाउ सूडो हर्माफ्रोडाइट आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, pseudo hermaphrodite are of two type, male pseudo hermaphrodite and female pseudo hermaphrodite. Okay, कौन से pseudo hermaphrodite को हम मेल बोलेंगे और कौन से pseudo hermaphrodite को हम फीमेल बोलेंगे? It is decided on the basis of their genotype. उनके क्रोमोसोम क्या है
देखो वैसे भी नेचुरली भी फर्स्ट जो है जब फर्टिलाइजेशन होता है तभी जो है उस फीटस का जीनोटाइप डिसाइड होता है। तो जो फर्स्ट चीज़ आती है, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो बाद में बनता है, तो फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, पहले एक्स 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 वाई डिसाइड होता है, तो हमने उसी हिसाब से ही मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट और फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट बोलना है। ठीक है, अगर एक्स वाई जीनोटाइप है तो उस सूडो हर्माफ्रोडाइट का जेनिटेलिया क्या होगा? फीमेल जेनिटेलिया होगा, राइट। और अगर एक्स एक्स जीनोटाइप है तो उसका जेनिटेलिया मेल होगा। ठीक है, और अगर एक्स वाई जीनोटाइप है तो उसको कौन सा सूडो हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे? मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट, जो एक्सटर्नली फिनोटिपिकली उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का है, लेकिन हम उसे बोलेंगे मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट क्योंकि उसका जीनोटाइप जो है वो एक्स वाई है। तो जब भी कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है या ऑप्शंस में लिखा हुआ आता है मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट, तो तभी आप समझ जाओगे कि ये एक्सटर्नली फीमेल दिख रही है और इसका जीनोटाइप जो है वो मेल का है, एक्स वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, और जब कहीं फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट लिखा हुआ आता है तो इसका आप समझ जाओगे कि ये एक्सटर्नली मेल दिख रहा है लेकिन इसका जीनोटाइप एक्स एक्स है। ठीक है, व्हाट दिस। चलिए अब हम देखते हैं कि ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनता कैसे है। ठीक है, all of you have we all have discussed this in the last class, but just to form the basics here we will discuss। ये 3 structures होते हैं, यूरोजेनाइटल साइनस, जेनाइटल ट्यूबरकल और जेनाइटल स्वेलिंग, ये बनाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब क्या फैक्टर है कि मेल एक्सटर्नल कौन डिसाइड करता है कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनेगा और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनेगा? वो कौन सी चीज है जो डिसाइड करती है कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनेगा या फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनेगा? ठीक है, वो चीज है एंड्रोजन्स की प्रेजेंस, वो चीज है एंड्रोजन्स की प्रेजेंस। ठीक है, कभी भी ये मत बोलना वाई क्रोमोसोम में होगा तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनेगा, नो। ये तीनों स्ट्रक्चर्स अगर एंड्रोजन्स होंगे तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना देंगे और अगर एंड्रोजन्स नहीं होंगे तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाएंगे। ये तीनों स्ट्रक्चर्स दोनों में होते हैं, मेल्स में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं। ठीक है, यस, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है, ये सॉरी तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं मेल्स में भी होते हैं और फीमेल्स में भी होते हैं। और इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एक्स है या एक्स वाई है। अगर एंड्रोजन्स इन स्ट्रक्चर्स पे काम करेंगे तो ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी, अगर यहाँ पे एंड्रोजन्स ने काम किया इनके ऊपर तो इट विल बिकम द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, right? And if there is absence of androgens, then it will become the female external genitalia. Okay, so androgens will decide, it will become which external genitalia will be formed. Okay, now what happens usually is, now let's go into more basics. Now this we have done the genital ridge. ये 3 structures और होते हैं, we all know it now, we have been clear on this, that genital ridge, if SRY gene of the Y chromosome is present and TDF of the Y chromosome is present, then this SRY gene it will form this genital ridge will change into testes, and if it is absent then this genital ridge will change into ovary. Are you getting it?
Are you getting it? We already have studied all these things. If genital ridge is being acted by the SRY, sex determining region of Y, and TDF, then this genital ridge will form testes. And if there is no Y gene, in the absence of the SRY gene or TDF factor, then this genital ridge will form ovary. Okay, talking about the Mullerian duct, testes release a hormone, MIS, Mullerian inhibiting substance, and anti-Mullerian hormone that regresses the Mullerian duct in the XY genotype. As in the XX genotype, there is no MIS or AMH, so cervix and uterus are formed. Okay, now the testes, they form androgens, and the Wolffian duct, it changes into male internal genitalia tract, again due to the androgens. Okay, and in the XX genotype, this regresses due to the absence of androgens, क्योंकि androgens नहीं है. ठीक है, तो ये हमारे बेसिक थे. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. हेयर वी स्टडीड दैट अगर XX जीनोटाइप है, ठीक है, XX जीनोटाइप है, ठीक है, तो उसके गोनाड्स जो हैं वो ओवरी हो गए. ठीक है, अब अगर XX जीनोटाइप में किसी भी वजह से एंड्रोजन्स एक्सेस हो जाए, XX जीनोटाइप में किसी भी वजह से एंड्रोजन एक्सेस हो जाए, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या बनाएंगे? यस, ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या बनाएंगे? कौन सा जेनिटेलिया बनाएंगे? किसी भी प्रॉब्लम की वजह से XYZ किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर जो है एक्सेस हो जाए, किसका एक्सेस हो जाए? एंड्रोजेंस का, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या बनाएंगे? XX जीनोटाइप है और उसके अंदर किसी प्रॉब्लम की वजह से एंड्रोजेंस बढ़ गए या आ गए. पहले तो होते ही नहीं है ना इंट्रायूट्राइन लाइफ में एंड्रोजेंस आ गए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो अब ये क्या बनाएंगे? यस, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन जाएगा ना. तो फिर ये वही बात होगी ना जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट बन गया ना ये. ठीक है, जीनोटाइप है इसका XX, जीनोटाइप है इसका XX, पर क्योंकि एंड्रोजन्स बढ़ गए, आ गए, जेनिटेलिया बन गया मेल, तो ये क्या बन गया? ये बन गया फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट. यस, ये बन गया फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट, क्योंकि एंड्रोजन्स एंड्रोजन्स बढ़ गए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से. ठीक है, अब वो एंड्रोजन्स आते कहाँ से हैं? फीमेल्स में एंड्रोजन्स कहाँ से आते हैं? मेल्स में तो टेस्टिस से आते हैं, लेडिक सेल बनाता है. ठीक है, अब ये बताओ कि फीमेल्स में कहाँ से आते हैं? एक तो एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं और दूसरा ओवरी से आते हैं. ओवरी से तो बहुत कम आते हैं, है ना, और जो है मोस्टली एड्रिनल ग्लैंड से आते हैं. ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड जो है, अब फिर तो इसका मतलब यही है कि एड्रीनल ग्लैंड की प्रॉब्लम में ही जो है फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन आएगी. इतनी बात समझ में आ गई आपको? लेट मी रिपीट. ठीक है, लेट मी रिपीट. देखो, हमने पढ़ा कि यूरोजेनाइटल साइनस, जेनाइटल स्वेलिंग्स और जेनाइटल ट्यूबरकल, ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं. और वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल का बनेगा या फीमेल का बनेगा, ये डिपेंड करता है कि एंड्रोजन्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं. अब हमारे एक्सेस जीनोटाइप में एंड्रोजन्स का सोर्स एड्रीनल ग्लैंड होते हैं,
अब किसी वजह से एड्रीनल की कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई ग्लैंड की कि उसने एंड्रोजन्स ज्यादा बनाने शुरू कर दिए, तो वो फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट बन जाएगा ना, क्योंकि उसका जेनिटेलिया मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बन गया। ठीक है, उसके जो लेबिया मेजोरा होंगे वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और क्लाइटोरोमिगैली हो जाएगी, एमबी है ना, ऐसा सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको सबको समझ में आ गया कि फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट कैसे बनती है। चलिए अभी एक थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं। फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट ऑल ट्रू एक्सेप्ट, फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट के बारे में सब सही है, फॉल्स क्या है, हमें ये बताना है। चलिए, कैरियोटाइप XX बिल्कुल सही। हम फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट को मेल या फीमेल हम कैरियोटाइप के बेसिस पे ही बोलते हैं। ठीक है ना। MIS इज नॉट प्रोड्यूस्ड, बनता है MIS कि नहीं बनता है? कौन बताएगा मुझे कि MIS बनता है कि नहीं बनता है? MIS नहीं बनता है। MIS कब बनता है? MIS कहाँ से बनता है? MIS तो बनता है जब अगर टेस्टिस हो तो, याद आ गया, टेस्टिस के सर्टोली सेल्स बनाते हैं, याद आ गया, AMH और MIS। इसमें तो XX जीनोटाइप होता है फीमेल्स में, तो फिर MIS नहीं बनेगा। ये बात भी सही है, सही है। चलिए आप सबको समझ में आ रहा है ना। फ्यूज पोस्टीरियर लेबिया विथ क्लाइटोरोमिगैली, ये भी ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल जैसा हो गया ना, उस लेबिया जो है पोस्टीरियरली फ्यूज हो गए और क्लाइटोरोमिगैली हो गया, क्योंकि जो है एंड्रोजन्स की एक्सेस होती है ना फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट में, जो है एंड्रोजन्स की एक्सेस होती है, और एंड्रोजन्स जो है वो मेल जैसा एक्सटर्नल जेनिटेलिया बना देते हैं XX वालों का। तो ये भी सही हो गया। ठीक है, कि फ्यूज पोस्टीरियर लेबिया विथ क्लाइटोरोमिगैली। तो वैसे तो ऑब्वियस है लास्ट वाला ही गलत होगा, पर है क्या वो? ओवरीज एंड यूट्रस एब्सेंट, नो, ये फॉल्स है। जो मुलेरियन डक्ट है, जो मुलेरियन डक्ट है बेटे, वो अभी तो हमने डिस्कस किया कि इस पेशेंट में जो है वो मुलेरियन डक्ट जो है, क्योंकि AMH और MIS नहीं है, एब्सेंट है, इसलिए वो यूट्रस और सर्विक्स बनेगा। ठीक है ना। तो यूट्रस और सर्विक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, ये किस बात पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है कि AMH MIS है कि नहीं है, बस एक इसी बात पे डिपेंड होता है। अब क्योंकि ऊपर जब वो लिख रहा है MIS इज नॉट प्रोड्यूस्ड, तो मुलेरियन डक्ट तो बनाएगी यूट्रस सर्विक्स। ठीक है, दोनों उन चीजों में ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, दोनों ऑप्शंस में। तो आंसर जो राइट है वो जो है ओवरीज एंड यूट्रस एब्सेंट है। ठीक है, आई होप आई मेक यू क्लियर इट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द अनदर स्लाइड। ओके, चलिए एड्रीनल ग्लैंड की फंक्शनिंग पर समझते हैं। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल सिमिलर वे में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रीनल एक्सिस होती है। ठीक है, क्या होती है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, एड्रीनल एक्सिस होती है। हाइपोथैलेमस से निकलता है, क्या निकलता है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी से निकलता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और वो स्टिमुलेट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स को। मतलब यहां से कोई स्टिमुलस निकलता है,
वो हाइपोथैलेमस से कोई स्टिमुलस निकलता है, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से एक स्टिमुलस निकलता है, वो स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को, एड्रीनल के कॉर्टेक्स को। कॉर्टेक्स की बात हो रही है। कॉर्टेक्स का काम क्या होता है? कॉर्टेक्स का ये काम होता है कि वो कोलेस्ट्रोल जो होता है हमारी बॉडी में, उनको उनसे ये 3 प्रोडक्ट्स बनाता है, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स। तो अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि अभी हमने देखना है कि एंड्रोजन्स जो है वो कैसे एक्सेस हो गए, तो इसलिए हमें एड्रीनल ग्लैंड की फंक्शनिंग समझनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, तो एड्रीनल कॉर्टेक्स को जब स्टिमुलस मिलता है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स कोलेस्ट्रोल को इन 3 प्रोडक्ट्स में बदल देता है। एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल का फंक्शन आपको पता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, कॉर्टिसोल जो है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, और इसका क्या फंक्शन होता है एंड्रोजन्स का, ये भी आपको पता है। आप ध्यान देना, सिर्फ एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल जो है हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव फीडबैक करते हैं। हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हमने पढ़ा था, कौन नेगेटिव फीडबैक करता था? हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन नेगेटिव फीडबैक करता था? ईस्ट्रोजन करता था ना, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन तो नहीं करता था, तो कॉर्पस ल्यूटियम डाई कर जाता था, राइट। सो उसी तरीके से यहाँ इसके अंदर जो है सिर्फ एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल नेगेटिव फीडबैक करते हैं। मान लो हाइपोथैलेमस से कोई स्टिमुलस चला, उसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी ने एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन्स बन गए। तो ये क्या लगातार बनते ही रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। जब एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल का लेवल एक अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो वो बोलते हैं दिमाग को बस कर, अब स्टिमुलस जब कम लेवल होगा तब देना। तो नेगेटिव फीडबैक किसी को ही बोलते हैं ना, किसी के बढ़ने से किसी की प्रोडक्शन कम हो। समझ में आ गई ना। सो ये जो है नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और एंड्रोजन्स जो होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक नहीं देते हैं, ठीक है, सिर्फ एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल ही नेगेटिव फीडबैक देते हैं। और ये तीनों चीजें जो हैं वो कोलेस्ट्रोल से बनती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कोलेस्ट्रोल जो है वो कैसे एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल बनाता है और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, ये आप सबको पता है कि इसका जो है ये हम पीडियाट्रिक्स में भी पूछते हैं, स्किन में भी पूछते हैं, गायनी में भी पूछते हैं, और एक आदि कोई और ब्रांच भी है उसमें भी ये बहुत है। ये मैंने मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में आपके सामने रखा है, ठीक है। और इस स्लाइड को हम बार बार रिवाइज करेंगे ताकि हमें अच्छे से बैठ जाए। कोलेस्ट्रोल, इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि कोलेस्ट्रोल कैसे एंड्रोजन और कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन बनाता है। यानी जो हमने पढ़ा एड्रीनल ग्लैंड 3 हार्मोन्स बनाता है, उनमें मेन क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं और कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आप सबको पता है क्वेश्चन इसी चीजों पे आता है, राइट। कोलेस्ट्रोल चेंज होता है प्रेगनेनेलॉन में, ठीक है। जिनको ये नाम नहीं याद आता वो ऐसे याद कर लो कि माधुरी दीक्षित के हस्बैंड का नाम नैने है ना, डॉक्टर नैने, तो प्रेगनेनेलोन, प्रेगनेंसी के लिए नैने ने लोन लिया, ठीक है। कोलेस्ट्रोल को जब भी कोई हार्मोन बनाना होता है वो सबसे पहले प्रेगनेनेलोन में चेंज होता है, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद प्रेगनेनेलोन पे ये जो मैंने लिखा हुआ है 3 बीटा HSD, ठीक है, 3 बीटा HSD, ये प्रेगनेनेलोन को चेंज कर देता है हमारे फेवरेट प्रोजेस्टेरॉन में, ठीक है, हमारे फेवरेट प्रोजेस्टेरॉन में, ठीक है। तो प्रेगनेनेलोन को which enzyme is changing it into progesterone? On it is 3 beta hydroxy steroid dehydrogenase.
3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयड डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स का नाम है प्रेगनेनेलॉन, इसके ऊपर काम भी कॉम्प्लेक्स एंजाइम करता है। 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयडल डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, अब ये जो है प्रेगनेनेलॉन को हमारे फेवरेट कंपाउंड प्रोजेस्टेरॉन में चेंज कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन पे काम करता है बहुत ही सिंपल सा एंजाइम, वैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, 17 हाइड्रोक्सिलेज, और ये इसको चेंज कर देता है। जब 17 हाइड्रोक्सिलेज, हाँ एक बार इधर मत देखो, यहाँ मैं आ जाती हूँ। अब जब 17 हाइड्रोक्सीलेज एक्ट किया है तो ऑफ कोर्स फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन ही बनेगा। ठीक है, 17 हाइड्रोक्सीलेज प्रोजेस्टेरॉन को 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में चेंज कर देता है, और ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बदल जाता है एंड्रोजन। टिल नाउ यू नो कि कोलेस्ट्रॉल ने एंड्रोजन कैसे बनाया। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल चेंज हुआ प्रेगनेनेलॉन में, प्रेगनेनेलॉन चेंज हुआ प्रोजेस्टेरॉन पे, कॉम्प्लेक्स नाम है प्रेगनेनेलॉन, इस पे कॉम्प्लेक्स एंजाइम एक्ट कर रहा है, 3 बीटा HSD बोल देते हैं कई बार। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन पे एक सिंपल सा एंजाइम एक्ट किया, 17 हाइड्रोक्सीलेज, सिंपल सा कंपाउंड बना 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन ने एंड्रोजन में चेंज हो जाता है। हमारा फेवरेट प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर जब 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज और 21 बीटा हाइड्रोक्सीलेज, ये दोनों एंजाइम काम करते हैं। किस पे काम कर रहे हैं? हमारे फेवरेट कंपाउंड प्रोजेस्टेरॉन पे। ठीक है, 11 और 21 हाइड्रोक्सीलेज, यहाँ 7 का कोई फिगर नहीं है, 7 का फिगर नहीं है, ये दोनों काम करते हैं, 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज और 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। 11, 21 के फिगर हैं, 11, 21, ये वही 1100, 2100 हम लोग शगन देते हैं ना। 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज और 21 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। तो ये क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन को एल्डोस्टेरॉन में चेंज कर देते हैं। और यही दोनों एंजाइम्स अगर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन पे काम करेंगे तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कॉर्टिसोल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यही 17 दोनों एंजाइम्स 11 और 21 हाइड्रोक्सीलेज, एक बार के लिए बीटा अल्फा नहीं बोल रही हूँ, 11 और 21 हाइड्रोक्सीलेज जब 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन पे काम करेंगे तो कॉर्टिसोल बन जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन पे काम करेंगे तो एल्डोस्टेरॉन बन जाएगा। ठीक है, मैं 2-3 बार और बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग फेमिलियर नहीं होते इन नामों से, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन में। प्रेगनेनेलोन पे 3 बीटा HSD काम करता है तो प्रोजेस्टेरॉन बनता है। प्रोजेस्टेरॉन पे 17 हाइड्रोक्सिलेज काम करता है तो फाइनली जाके एंड्रोजन बन जाता है, बीच में 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बनता है। प्रोजेस्टेरॉन पे 11-21 हाइड्रोक्सिलेज काम करते हैं तो एल्डोस्टेरॉन बनता है। 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन पे 11-21 हाइड्रोक्सिलेज काम करते हैं तो कॉर्टिसोल बन जाता है। अब हमने ये सब क्यों पढ़ रहे थे? भूले तो नहीं ना? क्योंकि एक ऐसी प्रॉब्लम हुई थी XX जीनोटाइप में जिसकी वजह से एंड्रोजन्स एक्सेस बन रहे थे। अब वो प्रॉब्लम क्या हुई थी हमने वो देखना है। ठीक है, अब मान लो किसी वजह से 21 हाइड्रोक्सिलेज नहीं काम कर रहा, मान लो 21 हाइड्रोक्सिलेज नहीं की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा? अब मुझे बताओ।
प्रोजेस्टेरॉन एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल में नहीं बदलेंगे। प्रोजेस्टेरॉन 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल में नहीं बदलेंगे। एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल नहीं बनेंगे, पर एंड्रोजन बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे एड्रीनल ग्लैंड पे क्या असर होगा। अब क्या हुआ कि क्या नहीं बने, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल नहीं बने, और क्या बन रहे हैं, और क्या बन रहा है, एंड्रोजन्स बन रहा है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये जो नेगेटिव फीडबैक हो रहा था, ये जो एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल आगे जाके बता रहे थे हाइपोथैलेमस को कि सफिशिएंट काम हो गया, ये अब कोई बताएगा? नहीं बताएगा, क्योंकि एंड्रोजन्स का फंक्शन थोड़ा ना है ऊपर जाके हाइपोथैलेमस को बताना कि सफिशिएंट एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल बन गए हैं। एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल का फंक्शन है ये, तो एंड्रोजन्स का नहीं है, तो वो नहीं बताएगा। जिसका हमारी बॉडी में जिसका जो काम होता है वही करता है, तो एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल तो बन ही नहीं रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस को वो स्टिमुलस देने से कोई बंद नहीं करेगा, नेगेटिव फीडबैक बंद हो गया। 21 हाइड्रोक्सिलेज नहीं अगर बना तो नेगेटिव फीड, उससे क्या फर्क हुआ, 21 हाइड्रोक्सिलेज अगर नहीं बना तो एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल नहीं बने, एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल नहीं बने। एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल नहीं बने तो उससे क्या फर्क हुआ, नेगेटिव फीडबैक जो जा रहा था ऊपर वो नहीं जा रहा। अब कोई हाइपोथैलेमस को रोक ही नहीं रहा अब कि भाई तू ना स्टिमुलस देना बंद कर दे, वो दिए जाएगा। हाइपोथैलेमस कॉन्टिन्यूस दिन रात स्टिमुलस किए जाएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, और क्या हो जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स का क्या हो जाएगा, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। एड्रिनल हाइपरप्लेजिया समझ में आ गई, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। ठीक है, तो एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में क्या हो जाएगा, एंड्रोजन्स, एड्रिनल ज्यादा काम करेगा, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल कम बनेंगे। ठीक है, और एंड्रोजन्स बहुत ज्यादा बनेंगे। तो वो XX जीनोटाइप वाली लड़की एंड्रोजन्स ज्यादा होने की वजह से उसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। क्योंकि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जीनोटाइप क्या है, इस बात से फर्क पड़ता है कि एंड्रोजन्स है कि नहीं है, वही डिसाइड करता है कि जेनिटेलिया क्या बनेगा। अब इसके अंदर एंड्रोजन्स 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हुई एड्रीनल ग्लैंड में, और 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हुई एड्रीनल ग्लैंड में, और एल्डोस्टेरॉन कॉर्टिसोल नहीं बने, नेगेटिव फीडबैक जो है वो बंद हो गया। नेगेटिव फीडबैक बंद होने की वजह से एंड्रोजन्स ज़्यादा बने, एंड्रोजन्स ने फीडबैक नहीं दिया, नेगेटिव फीडबैक बंद होने की वजह से एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो गया और ज़्यादा एंड्रोजन्स बने, और ज़्यादा एंड्रोजन्स ने उस XX जीनोटाइप वाली पर्सन का एक्सटर्नल जेनिटेलिया को मेल बना दिया। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कॉमन कॉज ऑफ फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट।
फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट का मतलब जीनोटाइप XX। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल, राइट, यही पढ़ा था ना हमने। फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है? जीनोटाइप XX एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल। इसका कॉमन कॉज क्या है? कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। यस, एक ही कंडीशन पढ़नी है हमने फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट की, और वो भी हमने सिर्फ कॉमन कॉज ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ना हमने, ठीक है, और डिफरेंट सिचुएशंस नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक ही हमने फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट का केस पढ़ना है। सो कॉमन कॉज ऑफ फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट इज कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। अच्छा, मुझे बताओ, टर्नर इज द रीजन फॉर दिस? नो, टर्नर में तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम इज मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट एंड एक्सोजिनस एंड्रोजन इतना कॉमन नहीं है, बट कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया ज्यादा कॉमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लेस कॉमन कॉज ऑफ लीस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बिगुअस जेनिटेलिया। एक बात ना, आप ये ना सिनोनिम्स हैं, ठीक है। जब भी मैं सूडो हर्माफ्रोडाइट बोलूं, इसका मतलब है एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज ऑपोजिट। जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑपोजिट है, वो प्रॉपर नहीं बनेगा। अभी हमने फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट पढ़ा, तो फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट में जब XX वाले में बनेगा, वो प्रॉपर स्क्रोटम पेनिस ना बन के वो फ्यूज लेबिया मेजोरा और क्लाइटोरोमेगैली होगा। उसको एम्बिगुअस बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो जब वेन एवर आई एम टॉकिंग कि दिस पर्सन इज केस ऑफ सूडो हर्माफ्रोडाइट, इट इज सेड, इसका मतलब ही यही है कि उसका जेनिटेलिया एम्बिगुअस होगा। जब मैं आपको कह रही हूँ मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट, तो उसका जेनिटेलिया परफेक्टली नॉर्मल नहीं होगा, कुछ उसमें मेल फीचर्स होंगे और कुछ फीमेल फीचर्स होंगे, पर हाँ ज्यादा फीमेल फीचर्स होंगे। तो उस जेनिटेलिया को जिसमें कुछ मेल कुछ फीमेल होते हैं, उसको एम्बिगुअस जेनिटेलिया बोलते हैं। ठीक है, सो ऑल सूडो हर्माफ्रोडाइट्स दे हैव एम्बिगुअस जेनिटेलिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, और जब जब मैं आपको बोलूं एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, आप समझ जाना कि जब जब एड्रीनल हाइपरप्लेजिया होगा तो एंड्रोजन एक्सेस बन रहे हैं और एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल की कमी है। ये सिनोनिम हो जाती हैं चीजें। ठीक है, जब जब एड्रीनल ज्यादा काम, एड्रीनल एक ही कंडीशन में ज्यादा हाइपरप्लेज काम करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स, वो है जब उनका नेगेटिव फीडबैक बंद हो जाता है। तो इसका मतलब है एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल की कमी और एंड्रोजन का एक्सेस। तो इसी तरह से तो होता है ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं एड्रीनल हाइपरप्लेजिया था, तो वो ये नहीं कहते कि एंड्रोजन एक्सेस था, वो कहते हैं एड्रीनल हाइपरप्लेजिया था। आपने समझ जाना है कि एड्रीनल हाइपरप्लेजिया था, तो इसका मतलब है कि जो उसका नेगेटिव फीडबैक करने वाले एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल जो थे, उनकी डेफिशिएंसी हो गई है और उस वजह से जो है नेगेटिव फीडबैक काम नहीं कर रहा, इसलिए एड्रीनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हुआ और एंड्रोजन्स ज्यादा बन रहे हैं। तो ये सिनोनिम है, सूडो हर्माफ्रोडाइट, एम्बिगुअस जेनिटेलिया, ये दोनों चीजें सिनोनिम है। हर सूडो हर्माफ्रोडाइट के पास एम्बिगुअस जेनिटेलिया ही होगा। हर केस ऑफ एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में एंड्रोजन एक्सेस और एल्डोस्टेरोन कोर्टिसोल डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, डू यू गॉट इट? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन रह गया हमारा, हाँ हम क्वेश्चन कर रहे थे लीस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बिगुअस जेनिटेलिया या सूडो हर्माफ्रोडाइट। तो सबसे कॉमन कॉज है स्टूडेंट्स 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। सेकेंड मोस्ट
कॉमन है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। थर्ड मोस्ट कॉमन है 17 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी। ओके, इन सब की डेफिशिएंसी है। माइट बी आई हैव नॉट रिटन दोज थिंग्स, ठीक है। सो लीस्ट कॉमन कॉजेज, फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉजेज 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, जो मैंने आपको पावर ये बताया था क्रॉस करके, ठीक है। तो आप इस स्लाइड में देख सकते हो, अगर 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज भी नहीं बनेगा तो भी यही सब कुछ होगा, और अगर ये 17 हाइड्रोक्सिलेज नहीं बनेगा तब भी यही सब कुछ होगा, ठीक है। डू यू गॉट दिस थिंग्स, ठीक है। तो तीनों की डेफिशिएंसी से ही ये सारी प्रॉब्लम्स सेम प्रॉब्लम्स आएंगी, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी एंड एंड्रोजन एक्सेस, ठीक है। बट द लीस्ट कॉमन कॉज ऑफ एम्बिगुअस जेनिटेलिया इज 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉयडल डिहाइड्रोजिनेस। यू कैन सी हियर इन अवर, कहाँ गया, हाँ, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भी सेम वही सब कुछ होगा, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन इज 21, ठीक है, ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन इज 21 एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन इज 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, थर्ड मोस्ट कॉमन इज 17 हाइड्रोक्सिलेज एंड लीस्ट कॉमन कॉज इज 3 बीटा hydroxysteroidal dehydrogenase deficiency. So this is the correct answer to this. Okay, chaliye, now we have read this slide also. Now let's come to this slide. Okay, now and adrenal hyperplasia जो है ये it is of two types. It is of two types, congenital adrenal hyperplasia and juvenile adrenal hyperplasia, ठीक है। मोस्टली इसकी माइल्ड फॉर्म होती है, थोड़ी सी कमी होती है। कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की मोस्टली जो है माइल्ड फॉर्म होती है। माइल्ड फॉर्म मतलब क्या है, कंजेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की 2 टाइप्स का होता है ये, ठीक है। क्लासिकल या माइल्ड, और ये है सॉल्ट लूजिंग, और दूसरी टाइप होती है सॉल्ट लूजिंग टाइप। ये गलत लिखा हुआ है इसे। दूसरी इसकी टाइप है सॉल्ट लूजिंग टाइप। Okay, so congenital adrenal hyperplasia is of 2 type. ये classical और mild कह सकते हो, salt losing और severe कह सकते हो। अब classical टाइप में क्या है, ये mild form है, तो थोड़े से एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल की कमी होती है और थोड़े से एंड्रोजन एक्सेस होते हैं। और salt losing में बहुत ज़्यादा एंड्रोजन एक्सेस होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होती है। अब आपको पता है एल्डोस्टेरोन का काम है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, कॉर्टिसोल का काम है मेटाबॉलिज्म में। जब बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी तो बिल्कुल भी सोडियम नहीं रुकेगा, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएगा बच्चा, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। सो इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इसीलिए इसको सॉल्ट लूजिंग बोलते हैं, बिकॉज देयर इज हाइपोनेट्रीमिया। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, वो बच्चा हाइपोनेट्रीमिया में चला जाएगा जिसको सीवियर फॉर्म है, ठीक है। और एंड्रोजन एक्सेस की वजह से उसको एम्बिगुअस जेनिटेलिया बन जाएगा। माइल्ड हो सीवियर हो, दोनों ही कंडीशंस में जो है एम्बिगुअस जेनिटेलिया बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया, हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया जो हम गलत कर रहे थे, ठीक है। चलिए, इन्फेंट ब्रॉट टू कैजुअलिटी विद डिहाइड्रेशन एंड टेकिकार्डिया, डिहाइड्रेशन एंड टेकिकार्डिया, ठीक है।
FMG दिसंबर 21 का क्वेश्चन है ये। जेनिटेलिया इज एम्बिगुअस, अब आपका दिमाग चल गया। एंड ब्लड वर्क शोज हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरकैलीमिया। अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, दे आर सेइंग कि जेनिटेलिया एम्बिगुअस है। रिपोर्ट्स करवाने पे हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया आया है, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया आया है, और जेनिटेलिया एम्बिगुअस है। तो आपका दिमाग चल गया, जब हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलीमिया है और डिहाइड्रेशन है, इसका मतलब एल्डोस्टेरोन, और इसका मतलब किसकी कमी है? एल्डोस्टेरोन और की कमी है। एम्बिगुअस जेनिटेलिया है, इसका मतलब एंड्रोजन की एक्सेस है। नाउ यू गॉट द थिंग, नाउ यू गॉट इट। इसलिए मैंने कहा था सिनोनिम है। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया मीन्स एंड्रोजन एक्सेस एंड एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी। जेनिटेलिया एम्बिगुअस, ठीक है, जेनिटेलिया एम्बिगुअस किस में होगा? मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट में होगा या फीमेल में होगा? ठीक है, तो मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट में तो फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट में ही एक ही कंडीशन है, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, और एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंट और एंड्रोजन एक्सेस होता है। अब ऑप्शंस है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, 3 बीटा HSD, 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज, 21 हाइड्रोक्सीलेज। सो बताइए डेफिशिएंसी किसकी डेफिशिएंसी होती है मोस्ट कॉमनली? अभी हमने पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21 हाइड्रोक्सीलेज। 11 बीटा हाइड्रोक्सीलेज इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन, दिस इज द थर्ड मोस्ट कॉमन रीजन, एंड दिस इज द फोर्थ मोस्ट कॉमन रीजन। ठीक है, डू यू गॉट इट? ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये जो हमने पढ़ा है एड्रीनल हाइपरप्लेजिया ये कंजेनाइटली हो, ठीक है, ये जो हमने पढ़ा था कंजेनाइटली ही हो, ठीक है। ये कई बार बच्चा जब पैदा होता है बड़ा नॉर्मल होता है और अचानक जुवेनाइल स्टेज में जाके इसकी मैनिफेस्टेशन आती है, ठीक है। अब मान लो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अचानक बॉडी में 21 हाइड्रोक्सीलेज ने काम करना बंद कर दिया। एवरीथिंग वाज गोइंग नॉर्मल, अचानक सडनली 21 हाइड्रोक्सीलेज या किसी की भी डेफिशिएंसी हो गई और जिसकी वजह से एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो गया, एड्रीनल हाइपरप्लेजिया हो गया। तो पहली बात तो उस कंडीशन को बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट एड्रीनल हाइपरप्लेजिया या जुवेनाइल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। एड्रीनल हाइपरप्लेजिया का मतलब एंड्रोजन का एक्सेस और कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी। एंड्रोजन का एक्सेस का मतलब फीमेल का एम्बिगुअस जेनिटेलिया, फीमेल एक्सेस जीनोटाइप वाले का जेनिटेलिया एम्बिगुअस हो जाएगा। अब इसका जेनिटेलिया तो नॉर्मल बन गया था क्योंकि इंट्रायूट्रन लाइफ में तो इसको 21 हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी नहीं थी, इसको तो एडल्ट में बड़े होके हुई है। तो इस कंडीशन में जो है इसको क्या होगा? अब कोई फीमेल है उसका सब कुछ ठीक चले जा रहा था, अचानक उसमें एंड्रोजन्स बढ़ गए और एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोन कम हो गए, ठीक है। उस कंडीशन में उसका जो विरलाइजेशन ऑफ या मस्कुलाइजेशन ऑफ फीमेल होगा और ये इतना सडन होता है कि 2-4 दिन में पूरा मेल टाइप बियर्ड आनी शुरू हो जाती है, अंडरचिन आने शुरू हो जाते हैं एंड क्लाइटोरोमीगैली हो जाती है तो सडन इन 1 to 10 days, ओके। जब इतना सडन हो तो इट मीन्स दैट इट इज एडल्ट ऑनसेट एंड जुवेनाइल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, ओके। सो इट इज अ केस of adult onset or juvenile adrenal hyperplasia. In that case a normal female it suddenly undergoes masculinization and virilization. What this masculinization means? Muscular pattern of muscles, muscular pattern of hair growth, ठीक है, and
breast atrophy, acne vulgaris, male type hair pattern. And what does virilization means? When there are irreversible changes. irreversible changes को virilization बोलते हैं, ठीक है. क्लाइटोरोमेगाली एंड ऑल दिस जो चेंजेस irreversible है तब उसको virilization बोलते हैं, ठीक है. I hope we are on the last slide. No, it's third, fourth last. Okay, 14 years, let's do the question. 14 years old girl complain of hirsutism, acne and primary amenorrhea. अभी इसको periods ही नहीं आए थे अभी तक, ठीक है. और उससे पहले ही इसको हिर्सुटिज्म, एक्ने और प्राइमरी एमिनोरिया हो गया, अभी तक इसको पीरियड्स नहीं आए. शी हैड नॉर्मल जेनिटेलिया एट बर्थ. नाउ यू कैन इमेजिन दिस थिंग्स, क्या किस तरह जानिए. शी हैड नॉर्मल जेनिटेलिया एट बर्थ, ठीक है. At present, external genitalia is normal. Blood clitoromegaly is seen, and it is 46xx. Stop here. What is the question? Question is what is raised. Now this time they have not asked what is deficient. My goodness, this question was also confusion in FMG December 21. This is of course the case of juvenile onset adrenal hyperplasia. पर क्वेश्चन चेंज हो गया. क्वेश्चन कहता है एक्सेस में क्या पाया जाएगा उसके ब्लड में. उप्स, लेट्स सी द ऑप्शंस. 21 हाइड्रोक्सिलेज की तो डेफिशिएंसी होती है, 11 हाइड्रोक्सिलेज की तो डेफिशिएंसी होती है. डीऑक्सी कॉर्टिसोन तो डेफिशिएंट होता है ना. कॉर्टिसोन की, एल्डोस्टेरोन को ही कॉर्टिसोन बोलते हैं ना. और ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन क्या था? प्रेगनेनेलोन चेंज होता था प्रोजेस्टेरोन में, प्रोजेस्टेरोन चेंज होता था उसके अंदर, प्रोजेस्टेरोन चेंज होता था 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है. और क्योंकि अब ये दोनों यूज नहीं हो रहे हैं, चलते पुरानी स्लाइड पे. अब क्योंकि यहां पे रास्ता बंद हो गया है, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे रास्ता बंद हो गया, ये दोनों चीजें तो काम ही नहीं कर रही हैं, ठीक है. नाउ लेट्स नॉट कॉम्प्लेक्स इट. अब प्रेगनेनेलोन और अब प्रोजेस्टेरोन और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोन बना ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है. तो ये ज्यादा बनेगा ना, एंड्रोजन ज्यादा बनेगा जब 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा. सो व्हाट इज रेज्ड? व्हाट इज रेज्ड? What is raised? Answer to this question will be 17 hydroxy progesterone. 17 hydroxy progesterone. So in the case of adrenal hyperplasia, there is deficiency of 21 hydroxylase, 11 hydroxylase, 17 hydroxylase and 3 beta HSD, but there is excess of प्रोजेस्टेरोन. ये पूरी पाथ, ये जो पूरा रास्ता है ना, इसके क्योंकि एंड्रोजन्स ज्यादा बन रहे हैं ना बच्चे, एंड्रोजन्स एक्सेस में बन रहे हैं, ठीक है. तो प्रेगनेनेलोन भी ज्यादा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा हो जाएगा, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ये सारी चीजें ही ज्यादा बनेंगी ना. हाइपरप्लेजिया हो गया ना, ये दोनों बंद हो गए थे और ये वाला एंड्रोजन्स ज्यादा बन रहे थे, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ही ज्यादा बनेंगे, तो ये सारी चीजें ही ज्यादा बन जाएंगी. तो 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन इज रेज्ड, ठीक है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया. द ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनाइल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया इज cortisone. You got it? Treatment of juvenile adrenal hyperplasia is cortisone. The same question was asked. Treatment of virilizing adrenal hyperplasia or juvenile or adult onset adrenal hyperplasia. Adrenal hyperplasia means excess of androgens and excess of deficiency of cortisol and
एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। और जब ये एंड्रोजन एक्सेस होते हैं तो विरिलाइजेशन या एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है। सो यहाँ पे ये कॉर्टिसोन देते हैं, ठीक है। कॉर्टिसोन इज इक्वल्स टू एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हालांकि हमने डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों को आता है वो प्लीज़ क्लास छोड़ दें, जो पिछली क्लास में नहीं आए थे उनके लिए हो जाएगा। मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट का मतलब है, फटाफट करेंगे 2 मिनट में, कैरियोटाइप XY है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिनोटाइप फीमेल का है, क्योंकि हमें पता है कि जो है यूरोजेनाइटल साइनस, जेनाइटल ट्यूबरकल और जेनाइटल स्वेलिंग एंड्रोजन की प्रेजेंस में मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बनाते हैं। मेल सूडो हर्माफ्रोडाइट हुआ है तो इसका मतलब है कि यही ये एंड्रोजन्स नहीं काम किए, इन एंड्रोजन्स की डेफिशिएंसी हो गई, इसलिए ये जो जेनिटेलिया क्या बन गया, फीमेल। एंड्रोजन की डेफिशिएंसी किन 3 कंडीशंस में होती है? एक होती है एंड्रोजन, एक होती है एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। एंड्रोजन्स दे डोंट एक्ट, एंड्रोजन्स डोंट एक्ट। एक होती है 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी में। 5 अल्फा रिडक्टेज क्या करता है, आप सबको पता है, टेस्टोस्टेरोन को डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में चेंज करता है। एंड डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इज द एक्टिव फॉर्म। अगर एक्टिव फॉर्म नहीं होगी तो एंड्रोजन्स का काम नहीं होगा, तो हुआ ना हुआ एक जैसा हो गया, ठीक है। और लेडिक सेल क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, तो लेडिक सेल का अगर एप्लाजिया हो जाएगा तो भी एंड्रोजन्स नहीं बनेंगे। तो वो क्या कंडीशंस हैं कि XY जीनोटाइप के होने के बावजूद टेस्टीज उस मेल में एंड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। वो ये 3 रीजन हैं, ठीक है। नंबर 1 एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, ये मोस्ट कॉमन है। नंबर 2 है 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी। नंबर 3 है लेडिक सेल एप्लेजिया। बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, लास्ट स्लाइड ऑफ द टुडे। ये क्वेश्चन है, ठीक है। INICET जुलाई 21 में आया ये क्वेश्चन है। 16 years old girl को एमिनोरिया था, ठीक है, प्राइमरी एमिनोरिया था। ब्रेस्ट और जेनाइटल्स नॉर्मल थे, ठीक है। अब आपको पता है ब्रेस्ट को कौन बनाता है, ईस्ट्रोजन, और जेनाइटल्स को कौन बनाता है, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन गर्ल जैसा था, इसका मतलब है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी बॉडी में एंड्रोजन्स की कमी थी। जेनिटेलिया गर्ल्स जैसा था तो एंड्रोजन की कमी थी। नॉर्मल, ठीक है। 5 अल्फा रिडक्टेज की डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब इट इज अ केस ऑफ फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट। आर यू गेटिंग इट? Is it a case of male pseudohermaphrodite or female? It's a case of male pseudohermaphrodite. वो दिखने में लड़की है ना, पर क्योंकि 5 अल्फा रिडक्टेज डेफिशिएंसी की वजह से उसके एंड्रोजन नहीं काम कर रहे, इसलिए वो दिखने में लड़की है और उसका जेनिटेलिया फीमेल जैसा है, ठीक है। और इसीलिए उसको एमिनोरिया है, राइट। फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट नहीं बोलेंगे। फीमेल सूडो हर्माफ्रोडाइट जो होगी उसके अंदर एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल जैसा होगा। ट्रू हर्माफ्रोडाइट में दोनों तरह के जेनिटेलिया होंगे, कंसील्ड सेक्स भी नहीं होगा। सो यू सी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो जो है आप क्वेश्चंस का बहुत आराम से आंसर कर सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। डू कमेंट अगर आपको कोई और टॉपिक पे चाहिए, आई विल मेक इट सून। येस, आई हैव टू मेक द वीडियो ऑन सर्वेलेंस, आई विल मेक इट सून। कमेंट करना कि आपको और कौन से टॉपिक के लिए चाहिए, आई विल मेक इट अकॉर्डिंगली। थैंक यू।